हम लोग 1 घंटे से सड़क पर वेट कर रहे हैं। विराट बस पहुंचता ही होगा। उसके पास वाइट होंडा सिटी है XY02134H। पक्का? हाँ पक्का। उसे चंडीगढ़ से निकले 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, सफेद होंडा सिटी होगी, देखते रहें। लगता है ये गाड़ी है। हम इसका हनुमानगढ़ मोड़ तक पीछा करेंगे, फिर गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेना, समझा? यार बहुत तेज स्पीड बढ़ा निकाल फुल स्पीड पे जा रहा हूँ, क्या करूँ? स्पीड बढ़ा, वो बहुत तेज जा रहा है। अरे हम पीछे रह जाएंगे। स्पीड बढ़ा, और तेज। इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी बड़ी गाड़ी थी, पहले बताते तो दूसरी गाड़ी लेके आता मैं। अब शायद दिल्ली में फिर से ट्राई करना पड़ेगा। इतना सही मौका हाथ से निकल गया है। दिल्ली के 26 वर्षीय बिजनेसमैन विराट खुराना को अपने पीछे पड़े खतरे की भनक तक नहीं थी। उसे अगवा करने का प्लान चल रहा था, और जब नई दिल्ली में एक बार फिर यह कोशिश की गई, तब भी वो इससे अनजान था। गाइस एंड गर्ल्स, मुझे कल तक तुम सबके इनवॉइस चाहिए, ओके? याद है ना, मंथ एंड है। फिर अगर सैलरी टाइम पर नहीं मिली तो मुझे मत बोलना। और हाँ, ये राज, ये फॉर्म फिलअप कर। शुभम, मेरे सैलरी हाइक का क्या हुआ? प्लीज जरा देखो ना। मैं पक्का नेक्स्ट मंथ सर से बात करता, ओके? डोंट वरी। इम्पॉसिबल बॉस, मुझे हर हाल में 3 नवंबर तक वापस आना। एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। नवंबर कंफर्म्ड। हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। निहारिका, लिसन, आई एम सॉरी, हमें अपनी आउटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। लिसन, इस वक्त मैं अपना सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगाना चाहता हूँ। विराट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और फिर तुम्हें ही क्यों, हम सबको अपना काम अच्छे से करना होगा। लेकिन हाँ, एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाएगा तो फिर डिनर पक्का। चलो अब जाओ, सबको जल्दी से बोलो। अंकित, नरेश, शुभम, निहारिका, ये प्रोजेक्ट हमें किसी भी हालत में हासिल करना है। बहुत बड़ा क्लाइंट है, और अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो 7 करोड़ पर एनम का बिजनेस मिलने वाला है। दैट्स सुपर्ब। नरेश, तुम क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता करो और एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर बनवाओ। मैं जल्दी से इस पे काम चालू करता हूँ। मैं डिलीवरीज और अपडेशन देखता हूँ। हमें और बैकएंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। ग्रेट गाइस, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 4 नवंबर को क्लाइंट ऑफिस आ रहे हैं, हमें एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाती हूँ। गाइस, ये डील हमें किसी भी हालत में क्रैक करनी है, राइट? श्योर। ऑल द बेस्ट। यो।
अरे विराट बेटा, अब तो तेरा सब काम ठीक से चल रहा है, तो अब तो काम को टाइम से कर लिया कर। टाइम यही है मॉम, और टाइम नहीं है। मुझे ना तेरी यही बातें नहीं पसंद कि खाने के वक्त भी ये सब काम लेके बैठा है। क्या भैया, निहारिका के साथ हॉलिडे पे जाना कैंसिल? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। रहने दो भैया, मुझे तो लगता है आप दोनों की शादी भी ना पीपीटी पे ही होगी। उसके लिए ना मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा। फिर हाँ भैया। नहीं मम्मा, हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। फिर से? ये क्या निहारिका, 6 महीने हो गए तेरी शक्ल देखे हुए। आई नो मम्मा, लेकिन आपको पता है ना मुझे यहाँ पर कितना सारा काम है। अच्छा तुम और विराट अपने रिश्ते को लेकर सीरियस तो हो ना? मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे? जैसे ही कुछ भी डिसाइड होगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू टू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। मैं कमरा एकदम सही है। इस रूम के 1.5 लाख लगेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है। बॉस, तुम भी तो मोटा माल बना रहे हो। ठीक है। ये है ब्रिजेश तंवर, पाची गैंग का हेड, और ये है लोकेश सिंह, इस गैंग का एक और मेंबर। ये लोग और नए लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं सर। कुछ आइडिया है इस वक्त ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये लोग दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर फिर से स्ट्राइक करने वाले हैं। निगरानी रखो। Alright, let me introduce my team first. That is Naresh Kakkar, technical head, Shubham Saigal, admin head, Ankit Sachdev, general manager, and Niharika Singh, marketing team के head. Okay, Naresh, could you please take over now? Thank you, very good job. अच्छा तो सर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। चलो पता नहीं यार। अंकित, बस करते हैं यार, अभी चले? बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक कि मैं इस डील की फिगर को फाइनलाइज नहीं कर लेता और तुम उसे प्रूव नहीं कर लेते। मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, अब क्या करूं? बिजनेस है यार, और हमारा ही तो बिजनेस है ना। अच्छा, लेकिन डिनर मैंने अपनी आउटिंग इसलिए कैंसिल की थी। स्वीटहार्ट। नो स्वीटहार्ट। अच्छा लisten, हम डिनर यहीं ऑर्डर कर लेते हैं। तुम नहीं सुधरोगे। नो। अरे विराट, आओ। जस्ट सी दिस, ये मैंने अभी बनाया। हाँ। गुड। अच्छा लिसन, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम श्योर तुम लोगों को भी लगी होगी, तो डिनर ऑर्डर कर दें? मैं कर दूंगा डिनर ऑर्डर। तुम लोग बस यहाँ बैठो, ये फिगर्स देखो और फाइनलाइज करो। ओके? कूल। ओके। बैठो, मैं बस अभी आया। या। ओके, जब तक अंकित डिनर ऑर्डर कर रहा है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने वाला हूं। अरे ओके, तुम इन फिगर्स पे ध्यान दो, लेकिन मेरे दिमाग में तो किसी और का फिगर घूम रहा है। ओके, डिनर ऑर्डर।
तो चलो पहले देखते हैं कि हमें पहले के 6 महीने कैसे हैंडल करना है। और ये जो बात मैं यहाँ समझा रहा था, इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें मिलेगा जब मिस्टर मेहता हमें बात समझा रहे थे, राइट? इस स्लैब को फॉलो करने से हमारा पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर होने वाले, राइट? तो ये मैं डिनर होगा। ओके, मैं लाता हूँ। या तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कौन है भाई, क्या चाहिए? अरे कौन हो तुम लोग? ए मुंह बंद। कौन है तुम लोग? ये सब नहीं। चल पीस है। निहारिका, अंकित, निहारिका उठो। कहाँ है हम लोग? मुझे नहीं पता। वो पानी पिया था, उसके बाद कुछ याद नहीं है। उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे और फिर उन्होंने वही निहारिका को पिलाया और उसके बाद मुझे। तेरा मोबाइल है ना? बोल, किसको फोन करूं? क्या चाहिए तुम लोगों को? 3 करोड़। 3 करोड़ दे दे, हम तुम तीनों को छोड़ देंगे। पागल हो गए तुम लोग? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी बात मानो। देखना, ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं। मैं पड़ोसियों की नींद नहीं खराब करना चाहता। शुभम सहगल, कौन है ये? मेरे ऑफिस में काम करता है। मैं उसे फोन करता हूँ, 3 करोड़ का इंतजाम करने को बोल उसे। मैंने कहा ना आपको, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, इस लड़की के साथ जो करना चाहते हो यही कर लो। नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर बोल। विराट बॉस, रात के 3 बज रहे हैं। विराट नहीं, विराट का बॉस बोल रहा हूं। विराट चाहता है कि तू 3 करोड़ का इंतजाम करे, अभी, तुरंत। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो शुभम, मुझे निहारिका और अंकित को किडनैप कर लिया गया है। क्या? ये कब हुआ? वो जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। 3 करोड़ का इंतजाम कर तू। 1 दिन का टाइम देता हूं तुझे। अगर इस नंबर पर जवाब नहीं आया और मुझे पता चला कि तू पुलिस के पास गया है, तो इन तीनों का तुझे कभी पता नहीं चलेगा। उसके साथ कुछ मत करना। जैसे अगर मैंने कुछ किया तो तू मुझे रोक लेगा। दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। क्या फिरौती की रकम उन तक पहुंच गई थी? इस किडनैपिंग से जुड़े कई सवालों के रहस्यों पर से पर्दा उठना अब तक बाकी था।
ठीक हो तुम? मेरा बेटा, मेरा बच्चा आ गया। तू ठीक है ना? ठीक हूँ। भैया हेलो निशा, विराट घर पहुंच गया? हाँ भैया आ गए। थैंक गॉड, उन लोगों ने अपना वादा नहीं पाया। ओके। शुभम ने उन्हें पैसे दे दिए? हाँ, इकट्ठे कर लिए होंगे। 5 तारीख की सुबह तो वो आया था यहाँ पे। शुभम, क्या हुआ? आंटी, एक प्रॉब्लम हो गई है। विराट कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने अंकित, निहारिका और विराट को मारने की धमकी दी है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? पता नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? वैसे उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो... नहीं नहीं बेटा, मैं इस तरह से विराट की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन माँ, हम 3 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ये तो बस 16 लाख है। मेरे पास तो बस इतने ही थे। मैंने वो पैसे उसे दे दिए थे। और बाकी के पैसे वो शुभम ने खुद अरेंज किए? वो मुझे नहीं मालूम। मैंने सुबह हमारे कंपनी अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल लिए थे। सारे पैसे? 16 लाख हाथ में लेकर मैं उनसे नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था। वो गुस्सा हो रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? 16 लाख में तो इनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। मुझे पैसे निकालने ही पड़े। लेकिन 3 करोड़, इतने सारे पैसे तुमने कलेक्ट कैसे किए? नहीं कर सका। तो फिर? मैंने हमारे सारे क्लाइंट्स और सप्लायरों से पैसों के लिए बात की, लेकिन सबने मना कर दिया और किडनैपर्स भी मान नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को पूछा। बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। अब कुल मिलाकर मेरे पास 1 करोड़ 33 लाख हो गए थे और किडनैपर्स भी उस रकम पे राजी हो गए थे। मैंने कहा ना, 3 करोड़ से एक फूटी कौड़ी कम नहीं। देखिए प्लीज समझिए, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं और पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया और नोएडा के पास वाले शिव मंदिर के पास बुलाया। ले आया पैसा? 1 मिनट, विराट, निहारिका और अंकित का है। आज रात तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। मैंने अपने रिश्तेदारों को प्रॉमिस किया था कि इस वीक के एंड तक मैं पैसे लौटा दूंगा। अपहरण के चंगुल से सही सलामत बचकर आने के बाद विराट के पास चैन की सांस लेने का भी समय नहीं था। वो इस बात से परेशान था कि शुभम के रिश्तेदारों को इतनी बड़ी रकम वो कैसे चुका पाएगा। मेरे पास इतनी कीमत के एसेट्स भी नहीं है जो उन्हें बेच दूं। और घर तो पहले से ही बिजनेस लोन में गिरवी पड़ा है। काश मेरे पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ होता। क्यों ना मैं पर्सनल लोन ले लूं? हमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए चुकाने हैं और इतना बड़ा लोन हमें कोई नहीं देगा। मेरी लाइफ के बेस्ट दिन पे ये सब कुछ होना था। चल बेटा, खाना खा ले। आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूं। लेकिन बेटा मॉम प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
शुभम सहगल कौन है ये? बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। जरा सोचो, मेरे फोन में इतने सारे नंबर्स हैं, फिर भी उन किडनैपर्स ने शुभम को ही क्यों फोन किया? शुभम सहगल कौन है ये? सोचो, शुभम अपने रिश्तेदारों से बाकी के पैसे लेता है, फिर वो इतने कम पैसों में किडनैपर्स को मना भी लेता है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम ही बताओ यार नरेश, महीने के 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान इतने जल्दी 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैसे अरेंज कर सकता है? लेकिन विराट, उसी ने तुम लोगों की जान बचाई, हम उस पर शक कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मुझे लग रहा है कि सबके पीछे शुभम का ही हाथ। अंकित, तुम्हें उस दिन लगा था कि कोई खाना डिलीवर करने आया? हाँ, डिनर होगा। ओके, मैं लाता हूँ। या तो फिर खाना डिलीवर करने वाले बॉय की जगह वो किडनैपर्स कैसे आ गए? हम लोग आमतौर पे तो उस वक्त काम नहीं करते हैं, तो फिर किसी ने तो बताया होगा कि उस वक्त हम यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब शुभम का काम है। पिछले 4 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अगर हम ये सब मान भी लेते हैं कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस केस को पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया? हमसे केस रिपोर्ट ना करने की गलती हो गई। हमारी जिंदगी को खतरा था, इसलिए हम डरे हुए थे। शुभम से हम डायरेक्टली बात करेंगे, तुम उसे अलर्ट मत करना। जी। यार ये सही बात नहीं है। एक तो उसने विराट की जान बचाई और ऊपर से पता नहीं यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सब क्या हो रहा है। आई कांट बिलीव विराट इस तरह से मेरे एहसानों का बदला चुका रहा है। वो मुझे पे शक कर रहा है। ये दोस्ती और धोखे का काम बाद में मनाना, पहले हमें उन रिश्तेदारों के फोन नंबर और एड्रेस दो जिनसे तुमने पैसे उधार लिए हैं। जी सागर तलवार। जी हाँ, शुभम मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसने बोला था कि उसका बॉस किसी मुश्किल में है, इसीलिए उसे पैसे चाहिए, मैंने दे दिए। जी हाँ, मैं बलवंत त्रिपाठी हूँ। शुभम सहगल मेरा रिश्तेदार है। मैंने उसे 45 लाख रुपए दिए थे, मगर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा था कि 1 वीक में लौटा देगा मुझे। शुभम झूठ नहीं बोल रहा सर। धीरज, अगर ये साजिश है तो बहुत सोच समझ कर प्लानिंग की गई है, लेकिन मुझे विराट की बात बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है कि किडनैपर्स ने सबसे पहले शुभम का नंबर ही क्यों निकाला। यस, इस किडनैपिंग में शुभम के शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला है। हम फिर भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं, पर फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझे तुम्हारी हेल्प करने का ये बदला दे रहे हो? देखो शुभम, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद ही अपने किडनैपिंग की प्लानिंग की। अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त अंकित की भी जान खतरे में डाल दी। तुमने सबको धोखा दिया और पैसे भी इकट्ठे कर लिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर से मुझे ही क्यों कॉल किया, बाकी किसी को क्यों नहीं? अब तक तो सारे पैसे भी मिल गए होंगे नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम कर रहे हो, मैं नहीं। कहानी तुम बना रहे हो। तुमने मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितना भरोसा करके उन्होंने मुझे पैसे दिए, और तुमने, वो लोग पैसों के लिए मेरे पीछे पड़े। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें वो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। ये खेल आखिर था क्या? कौन किसे धोखा दे रहा था? अब तक यही लग रहा था कि इस अपहरण में किसी अंदर के आदमी का हाथ है, लेकिन ये घर का भेदी आखिर था कौन? 1 हफ्ते बाद क्राइम ब्रांच की टीम, जो कि पाची गैंग के पीछे पड़ी थी, उनके हाथ लगा इस अपहरण का पहला सुराग। ब्रिजेश और लोकेश इसी फ्लैट में है और उनके साथ 2 लोग और भी हैं। तो जा, तुम 2 लोगों को लेकर नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर पे। भागने का कोई रास्ता मत छोड़ना, कोई भागने की कोशिश करे गोली मार देना पैर पे। अच्छा,
हमने पांची गैंग के 4 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और हत्या की कोशिश जैसे कई मामलों में वांटेड है। इनके पास से ये बरामद हुआ। इनसे पूछताछ अभी जारी है। बाकी की प्रेस ब्रीफिंग में आपको कल दूंगा। थैंक यू। दिसंबर के लास्ट वीक से तुम लोग दिल्ली में क्या क्या किया यहाँ? ज्यादा कुछ नहीं साहब, बस एक किडनैपिंग किया था। किसी किडनैपिंग? कोई विराट खुराना था साहब। पूरा प्लान बता। कितनी फिरौती मांगी? एक एक बात बताना। यस। विराट, जिस गैंग ने आप लोगों का अपहरण किया था उसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। कौन है वो लोग? आपको खुद क्राइम ब्रांच जाना होगा। वहां उन लोगों से पूछताछ चल रही है। निहारिका, जिस गैंग ने हमारा किडनैप किया था, क्राइम ब्रांच ने उसका पता लगा लिया। क्या? हाँ, अब सब सच सामने आ जाएगा। क्राइम ब्रांच के ऑफिस है। सिया। तुम लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है हमें। 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस केस की सारी रिपोर्ट है मेरे पास और 28 लाख में मान गए। साहब यही सच है कि हम मान गए। जो लड़का पैसों का इंतजाम करने वाला था वो इससे ज्यादा नहीं कर पाया। देखिए प्लीज समझिए, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं और पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। अगर ये सच नहीं हुआ ना तो तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। यही सच है साहब। अच्छा, तो तुम लोगों ने यूं ही किसी को टारगेट कर लिया बिना उसके औकात जाने, बिना ये पता लगाए कि वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हमने उसे टारगेट नहीं किया था साहब। तो किसने किया? मैं मिलना चाहता हूं। ठीक, आज शाम। यह है विराट खुराना। जगह और वक्त? कल वो शिमला जा रहा है 21 अक्टूबर, लेकिन अभी वो चंडीगढ़ में है। ये आ सकता है। फिरौती कितनी? 3 करोड़ मांगो। हमें 1.5 करोड़ चाहिए। नहीं बॉस, मेरे अलावा मेरे 3 पार्टनर्स और भी, तो हमें 2 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ तुम रखो। ठीक है। हमने उसकी कार का पीछा करके उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, पर हम ऐसा कर नहीं पाए। हम लोग 1 घंटे से सड़क पर वेट कर रहे हैं। विराट बस पहुंचता ही होगा। उसके पास व्हाइट होंडा सिटी है, XY02134H। लगता है ये गाड़ी है। स्पीड बढ़ा, वो बहुत तेज आ रहा है। अरे हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, वो हाथ से निकल गया। क्या? अरे तुमने अभी बताया कि उसके पास बड़ी गाड़ी थी। हम छोटी गाड़ी लेकर आए थे, उसका पीछा ही नहीं कर पाए। ओके, अच्छा अब सुनो, अब हमें उसे दिल्ली में पकड़ना होगा। इस साजिश में अंकित सचदेव के 3 साथी कौन है? कौन है? साहब वो उसके साथ काम करने वाले शुभम, नरेश कक्कड़ और निहारिका। हेलो। हाँ हाँ, वो लोग ऑफिस में हैं। क्यों? दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। नरेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या? पहले अपने अपने घर जाएंगे, फिर वापस जाकर के जरूर सामान उठाएंगे, ठीक है? तुम लोगों को क्या लगा कि यहाँ से भागकर निकल जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित, नरेश, शुभम, निहारिका सभी इस प्लान में शामिल थे। जी हाँ, जिस गैंग ने आपका अपहरण किया था उसने क्राइम ब्रांच के सामने ये कबूल किया है। क्या बात है, सारे के सारे एम्प्लॉइज। सोचा था बड़ी आसानी से पैसा बना लोगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नरेश से वो इस प्लान में हमारे साथ। और निहारिका, उसका क्या? नहीं, वो अभी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है।
मुझे बहुत डर लग रहा है नरेश। विराट को लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार का ये नाटक जारी रखो, क्योंकि पूरे ऑफिस में सबको ये लगता है कि तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ है। हमारे बारे में ऑफिस में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डैडी के गुजर जाने के बाद मम्मी ने मुझे वैसे ही बहुत मुश्किलों से संभाला। फिर विराट, उसने मुझे ये जॉब तब दी थी जब मुझे इस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया में कोई किसी पर बिना मतलब के एहसान नहीं करता है। हम लोग 3 करोड़ रुपए मांगने वाले हैं और हमारे हिस्से में आएगा 50 लाख, 50 lakhs। जस्ट थिंक, इट्स अ बिग अमाउंट। निहारिका, तुम विराट के सबसे ज़्यादा क्लोज हो और बहुत अच्छे से उसकी मीटिंग्स और उसके अपॉइंटमेंट्स को आगे पीछे कर सकती हो। और हमें से बिना किसी के कुछ किए बगैर सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो पक्का रहा? डन। विराट ने मुझे अपने साथ शिमला चलने के लिए बोला था, लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया। तुम लोगों का वो प्लान तो फेल हो गया था और इसलिए तुमने ये दिल्ली वाला प्लान बनाया। शुभम और मैं वहां से चले जाएंगे। मैं रुकूंगा और डील्स की फिगर्स को फाइनलाइज करूंगा। अंकित, बस करते हैं यार, अभी चले? बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक कि मैं इस डील की फिगर को फाइनलाइज नहीं कर लेता। और तुम निहारिका, डिनर डेट कैंसिल होने की वजह से यूं ही नाराज होने का नाटक करती रहना। लेकिन डिनर मैंने अपनी outing इसलिए ही कैंसिल की थी। स्वीटहार्ट, तुम नहीं सुधरोगे। नो। और तभी मैं मौका मिलते ही किडनैपर्स को कॉल कर दूंगा। मैं कर दूंगा डिनर ऑर्डर। तुम लोग बस यहाँ बैठो, ये फिगर्स देखो और फाइनलाइज करो। ओके कूल। बैठो, मैं बस अभी आया। तो गैंग का तुम्हारे और निहारिका के साथ मारपीट करना, शुभम को कॉल करना नाटक था। इन लोगों ने बोला था विराट के पास इतने पैसे होंगे, पर उसके पास सिर्फ 28 लाख ही निकले। अब क्या करें? लगता है मैं ब्रिजेश को कहना होगा कि हमारे पास जितना भी पैसा है उसी में मार दें, और फिर जो भी पैसा मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। डैम इट, पूरा प्लान फेल हो गया। अब हमारे हाथ में आएगा क्या? कुछ भी तो नहीं। इसलिए फिर शुभम ने 1 करोड़ 5 लाख की कहानी बनाई। बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। अब कुल मिलाकर मेरे पास 1 करोड़ 33 लाख हो गए थे। 28 लाख कहाँ है? उसका बंटवारा कैसे हुआ था? उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिला। सारा प्लान फ्लॉप हो गया। चल चल चल, कान खोलकर समझ लो, अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी की तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे भाई, लेकिन ये पैसा तो हम सब में बंटने वाले थे ना। 3 करोड़ मिलने वाले थे, तूने बोला था ना। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारा तो काम ही यही है। प्रॉब्लम में तुम लोग आ जाओगे, समझे? शुभम और अंकित कहाँ हैं? हमें नहीं पता सर। निहारिका ने जब हमें बताया कि गैंग पकड़ा गया और विराट को पुलिस ने बुलाया, तो वो दोनों हमसे पहले ही ऑफिस से निकल गए। सर, उनसे फोन पर भी कोई बात नहीं हो पा रही। इनके स्टेटमेंट्स ले लो और सिग्नेचर्स करवा लेना। शुभम को मुझसे सिर्फ सैलरी ना बढ़ाने की शिकायत थी, लेकिन अंकित और नरेश, वो तो मेरी कोर टीम में थे। मैंने कभी उनको एम्प्लॉय समझा ही नहीं। और निहारिका, उसने मेरे साथ ही गेम खेला। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करती है। नरेश और निहारिका को अपहरण और फिरौती के लिए आईपीसी की धारा 364A, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B
और एक ही मंशा से किए गए सामूहिक कृत्य के लिए धारा 34 के तहत बुक किया गया है। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अब भी शुभम और अंकित की तलाश में है और पुलिस जितेंद्र बाजवा को भी खोज रही है, जिसने अपहरण में इस्तेमाल करने के लिए अपना घर किराए पर दिया था। यह जुर्म घर के भेदी का काम था। लालच ने उन्हें यह साजिश रचने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने ही बॉस को धोखा दिया और निहारिका ने तो उस इंसान को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था। उन्होंने सोचा कि इस तरह आसानी से बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है और हैरानी इस बात की है कि उन्हें लगा कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। वो सब पढ़े लिखे लोग थे। यहां तक कि अपहरण करने वाले गैंग के कुछ लोग भी हाईली एजुकेटेड थे जो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के जुर्म में लिप्त थे। लेकिन इस सब से किसी को कोई फायदा नहीं। बाऊ, ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक जेरॉक्स करके दीजिए ना। नहीं ताई, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तब तक हो जाएगा। ठीक है। नहीं, नर्सिंग ब्यूरो, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं, नर्सिंग ब्यूरो जो घर में नर्स प्रोवाइड करते हो। हाँ जी, ओके। नहीं, आप मोबाइल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मेल मत भेजिए। आराम से बा तुम्हारी चाय रख दे टेबल पे। आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज। आपको फुल टाइम नर्स चाहिए? जी हाँ, फुल टाइम। मैं कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करती हूँ और आपके घर भेज देती हूँ। कब तक भेज देंगी आप? बस 1 दिन दीजिए। आपका एड्रेस बताइए। देखो राधिका, हम दोनों वडोदरा में रहते हैं, तुम्हें हमारी बात का पूरा ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। इंजेक्शन ठीक से लगा लेती हो? हाँ मैम, आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए, रेफरेंस लेटर साथ में लगे हुए हैं। ओके ठीक है, फिर 15,000 महीने पे तय करते हैं। लेकिन काम तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। हाँ मैम, मैं बस घर से अपने कपड़े ले आती। आने वाले वक्त की दस्तक कैसे सुनी जा सकती है जब चेहरे ही सच ना बयां कर रहे हैं, ना ही अपनी पहचान को लेकर और ना ही अपने असल इरादों को लेकर। हो गया बा। बा, ये राधिका कैसी लड़की है? आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना?
बहुत अच्छे से, और हाथ भी बहुत हल्का है उसका। इंजेक्शन ऐसे लगाती है कि पता ही नहीं चलता। वाह, मैं तो कहती हूँ आप चलो हमारे साथ, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। हाँ बा, चलो ना, वडोदरा बहुत अच्छा शहर है। मैं यही ठीक हूँ बेटा, 42 साल हो गए मुझे इस घर में। जब हम यहाँ आए थे ना, तुम 9 साल के थे। सारी जिंदगी यहीं कट गई मेरी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बा के घर का चाबी दीजिए, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों, अंदर राधिका नहीं है क्या? पता नहीं, मैं तो 3-4 बार घंटी बजा चुकी हूँ। लो। बा, बा, अरे बा, ये आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? वो राधिका पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने घंटी सुनी थी, मैं उधर ही आने की कोशिश कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधिका, अरे बा, राधिका तो यहाँ भी नहीं है। भगवान जाने कहाँ चली गई। सुबह ना उसने मुझे उठाया, ना चाय दी। कोई बात नहीं बा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. बा, राधिका का फोन तो बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये राधिका ऐसे गायब कहाँ हो गई? नर्स राधिका तांबे ने सिर्फ 6 महीने काम किया था और फिर अचानक गायब हो गई थी। उसका फोन भी बंद था। कहीं उसके साथ घर का कोई और सामान भी गायब तो नहीं हो गया था? वो बताकर नहीं गई? नहीं बताया तो नहीं, पर ऐसा कभी वो करती नहीं है। बस जरा चेक करो, अलमारी की चाबियां आपके तकिए के नीचे है ना? अच्छा, हाँ चाबियां तो है।
अलमारी चेक करो बा। स्नेहा, लॉकर में तो कुछ भी नहीं है। क्या? हम लोग परसों आए थे और लॉकर में 5 लाख रख के गए थे। और उसमें लगभग 1.5 लाख की ज्वेलरी भी थी। आप लोगों ने इतना सारा कैश और ज्वेलरी ऐसे घर में रखा जहां आपकी बूढ़ी माँ के अलावा मेड और नर्स रहती है। मैं जब भी आता था तो कुछ पैसा बा के पास रख के जाता था, बाकी बैंक में डाल देता था। लेकिन इस बार मैं जरा जल्दी में था तो सारे पैसे यहीं रख दिए। सोचा अगली बार आऊँगा तो बैंक में डाल दूंगा। और लॉकर में कितना कैश था किसी को पता नहीं था, बाको भी नहीं। नर्स राधिका तांबे गायब है, शायद उसको पता था कि लॉकर में क्या है। साहब, मैंने अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया साहब। मैं तो इधर खाली बर्तन, झाड़ू, कटका और खाना बनाने के लिए आती हूँ साहब। मैं इधर सारा टाइम रहती भी नहीं हूँ साहब। मैं चाबियाँ हमेशा अपने तकिए के नीचे ही रखती हूँ। क्या राधिका अलमारी खोला करती थी? वो सिर्फ मेरे कपड़े रखने और निकालने के लिए ही अलमारी खोलती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये अलमारी की चाबी देती थी, ये लॉकर की चाबी नहीं। क्या उसने तुमसे कभी घर में पड़े रुपयों की बात की थी? नहीं साहब। हाँ, कभी कभी बातों बातों में वो ऐसे ही पूछती थी साहब। साहब और मेम साहब बा का बहुत ख्याल रखते हैं ना? अरे साहब और मेम साहब तो बहुत अच्छे हैं। वो जब भी आते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं और ये घर का पूरा राशन भी भर के जाते हैं। बेचारी बा, वो तो अकेले बैंक में नहीं जा सकती ना पैसे निकलवाने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बा को बैंक जाने की ज़रूरत है। साहब जब भी आते हैं ना, बा को कुछ ना कुछ पैसा दे के ही जाते हैं। हाँ वो तो है। लॉकर में 5 लाख कैश पड़ा था, ये राधिका को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं बताया। मैंने जब ये पैसे यहाँ अलमारी में रखे थे तब तो बा बाथरूम में थी और राधिका भी वहीं बा की हेल्प कर रही थी। तो हो सकता है राधिका ने आपको पैसे रखते हुए देख लिया। कुछ कह नहीं सकते। उसने आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकालकर अलमारी खोली और फिर लॉकर में से कैश और ज्वेलरी लेकर अलमारी वापस बंद की और चाबी लाकर आपके तकिए के नीचे रख दी और रफू चक्कर हो गई। इतना कुछ हुआ, आपको कुछ पता नहीं चला? हो सकता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे कुछ सुनाई तक नहीं दिया था। वो आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज से आई थी। फोटो नहीं है कोई उसका? नहीं, उसने नहीं दिया। हमने उसका पर्सनली इंटरव्यू लिया था। उसके पास फोन था? हाँ था, हालांकि हमें उसे फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमेशा यहीं तो रहती थी। उसका नंबर दीजिए। अजीब बात है, ना तो इनके पास कोई फोटो है ना कोई लोकल एड्रेस है, और राशन कार्ड कॉपी में जो एड्रेस दिया है वो अलीबाग का है। सर मैं इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ। और नौकरानी सविता पर भी किसी को निगरानी के लिए तैनात रखो, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। आखिरकार इस घर में 3 साल से काम कर रही है। सर मुझे लगता है हमें एक बार आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज में जाकर भी पूछताछ करनी चाहिए। सर उसके सर्टिफिकेट्स और रेफरेंस लेटर हमारे पास पहले से है, हमें उसका लोकल एड्रेस और फोटो चाहिए। एड्रेस है हमारे पास, लेकिन फोटो नहीं है। क्यों? जी, हमारे यहाँ के प्रोसीजर में फोटो की जरूरत नहीं लगती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती? आपके पास फोटो होना चाहिए। एनीवेज, उसका लोकल एड्रेस दीजिए। राधिका सुबह करीब 7:30 बजे आई थी और उसने घर की चाबियां दी और बोली कि जा रही है। क्या हुआ? कुछ जरूरी काम आ गया है, गाँव जा रही हूँ। ऐसे अचानक? हाँ अचानक।
क्या वो अलीबाग गई? क्योंकि राशन कार्ड के पते के हिसाब से वो अलीबाग की रहने वाली है। जी उसने कुछ ऐसा बोला नहीं। आपने राधिका तांबे को 12 नवंबर 2012 को रेफरेंस लेटर दिया था? जी हाँ दिया था। वो मेरे सास के यहाँ काम करती थी, कुछ 4 महीने काम किया, उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी फोटो तो नहीं है। मैं हूँ आशीष मेहता। राधिका ने हमारे वहाँ 3 महीने काम किया। काममा बहुत सारी रहती, अच्छी थी। आपके पास उसकी कोई फोटो है? नहीं जी, उसके फोटो के लिए मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसने हमारे घर में 9 महीने तक काम किया था। वो काम में बहुत अच्छी थी। वो ऐसा कुछ कर सकती है इसका मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। दीदी मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। उसने चाबियां निकाली, पैसे चुराए, और अगर इस दौरान बात जाग जाती तो पता नहीं वो बा के साथ क्या करती। उसकी कोई भी डिटेल किसी के भी पास नहीं, आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज के पास भी नहीं। क्या होता अगर चोरी के दौरान उषा बहन जाग गई होती? राधिका तांबे का पता ठिकाना और भी रहस्यमय होता जा रहा था, यहां तक कि उसका अलीबाग का एड्रेस भी, जो कि राशन कार्ड में दिया हुआ था। जी राधिका तांबे? राधिका तांबे थी थे ना वो तो कब की यहाँ से चली गई? कब की मतलब? करीब 2-2.5 साल हो गए। कहाँ शिफ्ट हुई है? उसके पति और बच्चे के साथ पुणे में शिफ्ट हो गई। सर, राशन कार्ड में दिया हुआ एड्रेस या तो बहुत पुराना है या फर्जी है। राधिका तांबे के कॉल रिकॉर्ड भी मिल गए हैं। 13 अगस्त से उसका फ़ोन बंद है। मतलब वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रही थी। सर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है, लेकिन हाँ, जिन भी घरों में इसने पहले काम किया है वहाँ पर बुजुर्ग लोग अकेले नहीं रहते थे, परिवार के लोग साथ में रहते थे। और उस मेड सविता पर 2 कांस्टेबल्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पर सर, लगता नहीं है कि उसका इसमें कोई भी हाथ है, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही जगह पर अपनी फैमिली के साथ रह रही है। राधिका तांबे ने ऐसे कोई कॉल किया जिससे हमें कोई लीड मिल सके? सर, इस बीच उसने 10 या 12 कॉल्स किए हैं। वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास। सभी नंबर चेक करो। वो एक सर्टिफाइड नर्स है, मैं नर्स एसोसिएशन में चेक करता हूँ, हो सकता है उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड हो। कोई और डिटेल, उसका कोई फ़ोन नंबर? 1 मिनट सर। ये तो 40-45 साल की लगती हैं। बर्थ ऑफ ईयर 1973। जी, ये 3 साल पुरानी फोटो है। उसका नंबर भी है। हेलो, राधिका तांबे? हाँ बोलते। आप नर्स हैं? वो मैं पहले नर्स का काम किया करती थी, पर अभी 2.5 साल से अपने पति और बच्चे के साथ पुणे शिफ्ट हो गई हूँ। आप कौन? मैं पीआई आंबेकर, अंधेरी पुलिस स्टेशन से। आप पहले अलीबाग में रहती थी? जी। अलीबाग में आपका एड्रेस 14/135 गोविंद नगर था। जी, लेकिन बात क्या है? आपने 8 अगस्त, 7 अगस्त और 5 अगस्त को राधिका तांबे से बात की थी। जी, लेकिन आप जो ये बता रहे हो 44456789, ये नंबर राधिका तांबे का नहीं है, ये तो मेरी दोस्त पूजा मास्के का है। जी आप ठीक कह रहे हैं, ये राधिका तांबे का नहीं, पूजा मास्के का नंबर है। हाँ, ये पूजा मास्के का ही नंबर है। वो मेरी बचपन की दोस्त है, कुछ वक्त के लिए मेरे साथ मीरा रोड में भी रही थी। क्या हुआ है सर? अभी कहाँ है वो? अभी तो पता नहीं,
मेरी पिछले 2 महीने से उससे बात नहीं हो पाई है। पर बात क्या है सर? नहीं सर, ये वो राधिका तांबे नहीं है, वो तो एक यंग लड़की थी। कोई 20-22 साल की होगी। जी नहीं, ये राधिका दामले नहीं है। हाँ ना, आ तो उम्र में मोटा है, वो तो यंग लड़की थी। जी नहीं, ये राधिका तांबे नहीं है। राशन कार्ड, सर्टिफिकेट्स सब कुछ फर्जी है। फर्जी नाम राधिका तांबे, जबकि असली नाम पूजा महास्के है। लेकिन हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। उसने इस धोखाधड़ी और चोरी के काम को बड़ी ही सफाई और शातिर तरीके से अंजाम दिया था। अपने पीछे अपनी पहचान, अपने पते ठिकाने का एक भी सुराग तक नहीं छोड़ा था। उसका अगला शिकार कौन होगा, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। क्या वो ये अपराध करके बच जाएगी? पूजा अलीबाग की नहीं, मुरुड़ की रहने वाली है। मुरुड़ तो अलीबाग के पास है। क्या तुम पूजा को बचपन से जानती हो? हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे। उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, और तब अपना और अपनी बहन जागृति का ख्याल रखने के लिए उसे काम करना पड़ा। तुम्हारे पास पूजा की कोई फोटो है? मेरे मोबाइल में ही है। तुम्हारे पास उसका मुरुड़ का एड्रेस है? जी है मेरे पास। हाँ सर, यही है राधिका तांबे। सर, राधिका तांबे इसका फर्जी नाम है। इसने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया है। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये आपके सर्टिफिकेट्स और राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये वहाँ काम करती हो जहाँ पहले कभी आप काम करती थी। मैं अलीबाग हेल्थ सेंटर में काम करती थी, वहाँ इसे मैंने कभी नहीं देखा। और सर, मुझे कैसे पता होगा कि कोई मेरे नाम का और सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है? पूजा मास्के? जी वो घर पे नहीं है। तुम? जागृति मास्के। पूजा मास्के की छोटी बहन? जी। ताई 25 अगस्त की रात को आई थी और फिर अगली सुबह वापस चली गई थी। कहाँ गई? वो नहीं बताया। अरे तुम उसकी छोटी बहन हो, कुछ तो बातचीत होती होगी, तुम्हें पता तो होगा इस वक्त कहाँ है। 4 महीने में एक बार आती हैं और पैसे देकर वापस चली जाती हैं। मैं यहाँ नर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। बड़ी बहन नकली नर्स बनकर लोगों को चूना लगा रही है और छोटी असली नर्स की पढ़ाई कर रही है। सर मैं सच कह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं ताई ने जो कुछ भी चुराया है, मुझे कुछ नहीं पता। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास फ़ोन नहीं है। अगर ताई को कोई बात करनी होती है तो वो बाजू की राशन की दुकान में फ़ोन कर देती है। देखो, तुम्हारी बहन पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। सर मुझे सच में नहीं पता ताई कहाँ है। जब से हमारे आई बाबा गए तब से मेरी ताई मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। मुझे यही लगता था कि वो एक नौकरानी का काम करती है। गणेश साहब, इस लड़की पर और इस घर पर 24 घंटे नजर रखो। हो सर। जी नहीं, इस लड़की ने यहाँ कभी काम नहीं किया। मैं राधिका तांबे को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये लड़की कभी यहाँ काम पर नहीं थी।
ये जागृति के लिए कोई फ़ोन आया था क्या? नहीं तो क्यों? मुंबई पुलिस, अगर फ़ोन आए तो मुझे खबर कर देना। नंबर लिख लीजिए। सर 7 दिन हो गए लेकिन उस लड़की की कोई खबर नहीं है। हम उसकी बहन जागृति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, पर लगता है वो सच में अपनी बहन के टच में नहीं है। तो उसके दोस्तों से पता करो, ये पूजा महास्के ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेट में जाकर किसी और को निशाना बनाने में लगी हो। सर मैं सभी पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेज चुका हूँ। अब तो किसी को भी काम पे रखने में डर लग रहा है। देखिए, जो भी हुआ उसे हमें भूलना होगा। कोई बात नहीं, आप जाइए और 2 हफ्ते के लिए मैं हूँ यहाँ पे। आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि बा हमारे साथ ही चलने के लिए राजी हो जाए। क्या बकवास है? तुम पूरे टाइम वहां थे फिर भी वो निकल कैसे गई? कल रात को 2 घंटों के लिए मैं घर के ज़रूरी काम से गया था, शायद उसी वक्त भाग गई। तुमने पड़ोसियों से बात की? किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब किराए पे रहती थी। गणेश, वो एक ही तो लीड थी हमारी। क्या बताऊं ताई, वो लोग पूरा टाइम मुझ पर निगरानी रखते हैं। शुक्र है उन लोगों ने घर की तलाशी नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे? घूमते हैं जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। अच्छा तू अब कुछ खा पी ले, भूखी होगी ना? पुलिस के पास जो एकमात्र लीड थी वो भी उनके हाथ से निकल गई थी। फर्जी नर्स पूजा तांबे अब पुलिस की पहुंच के बाहर थी और अगले 3 महीने तक ऐसा लग रहा था कि उस तक पहुंचना अब नामुमकिन था। हेलो सर, मैं अर्चना दामले बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, मैं पूजा महास्के की दोस्त पूजा, जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ बोलिए। सर, क्या वो मिली आपको? नहीं, हम उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या आपको वो कहीं दिखाई दी? हाँ, मैंने देखा उसे। सर, यही वाला घर। लगता पुलिस वाले हैं, साथ में अर्चना भी है। उस दिन जब हमें दिखी थी तभी निकल जाना चाहिए था कहीं। मुझे क्या पता था इस जगह पुलिस को बता देगी। एक काम करो, पीछे जाओ, हो सकता है दरवाजा हो पीछे। जाओ सर। ताई, वो लोग यहाँ पर भी हैं। वो लोग मुझे पकड़ने आए हैं ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं भाग जाती हूँ। तो चुपचाप जाओ, दरवाजा खोल जा जल्दी। रोको, तोड़ो दरवाजा। अरे क्या हुआ? अरे साहब, क्या हुआ साहब? पीछे का दरवाजा खोलो। हमारी बहन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, पर साहब मैंने इन दोनों को यहीं देखा था।
देखो जागृति, सच सच बोलो, तुम्हारी बहन पूजा कहाँ है, वरना बहुत बुरा होगा। वो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रही हूँ साहब। झूठ बोल रही है ये। जब मैंने इन दोनों को मार्केट में देखा था, मैंने पीछा किया था इनका साहब, और ये दोनों इसी घर में घुसी थी। वो मुरट में है। उन्होंने मुझे मुरट वाले घर से फोन किया था। चुप। मैं कह रही हूँ ना, वो यहाँ नहीं है साहब। इधर मैं सच कह रही हूँ। सर यही है वो। मिस फर्जी, अब और फर्जी कहानी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक जेरॉक्स करके दीजिए ना। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद आती हूँ। काका जरा जेरॉक्स करके दो ना। हाँ बस 2 मिनट, इतना रिचार्ज कर लेता हूँ। मैं अलीबाग में नौकरानी का काम करती थी, घरों में झाड़ू घटका बर्तन वगैरह। कमाई पूरी नहीं होती थी साहब। काम करते करते लोगों को दवा देना, उनका ख्याल रखना, ये सब आ गया था मुझे। जब वो सर्टिफिकेट देखा तो लगा कि इससे मुझे कुछ अच्छा काम मिल सकता है, कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मैं अस्पताल में भी काम कर चुकी थी साहब। वहाँ नर्स को इंजेक्शन देते हुए देखा था, काम करते हुए देखा था। तो तुमने पहचान बदल कर काम करने के बारे में सोचा? शुरू से ही तुम्हारा इरादा अमीर घरों को लूटने का था? हाँ साहब, मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती थी। जितना कमाती थी वो हम दोनों के लिए काफी नहीं था। तुमने एक बूढ़ी औरत का घर लूटा है, एक ऐसा घर जिसे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पेट पल रहा था। अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे वो लोग तुम्हें। लेकिन साहब, इस शहर में पैसे पूरे ही नहीं पड़ते थे। जितना कमाती थी वो मेरे लिए ही काफी नहीं था, फिर बहन को भी पैसे भेजने पड़ते थे। तुम अपने बुरे हालात का जितना चाहे रोना रो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम एक चोर हो जिसने मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया। मुझे पता था
कि रात में 2 से 5 के बीच वह बहुत ही गहरी नींद में होती है। मैंने तकिए के नीचे चाबियां रखी ही ऐसी थी कि आराम से निकाली जा सके। देवा शपथ साहब, मैं ये पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई में लगाने वाली थी। खुद भी नर्स की पढ़ाई करके सचमुच की नर्स बनना चाहती थी। अब देख लीजिए साहब, उन पैसों में से मैंने बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसे कम खर्च किए हैं ज़्यादा खर्च किए हैं। तुमने पैसे चोरी किए हैं, तुम एक चोर हो। लेकिन मेरी बहन चोर नहीं है, वो वही करी थी जो मैंने उससे कहा। वो मासूम है साहब, उसे जाने दीजिए। तुमने नकली पहचान बनाने के लिए इतना कुछ किया, एक ऐसा घर ढूंढने के लिए जहाँ पे तुम चोरी कर सको इतना कुछ किया। क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? जबकि जहाँ जहाँ तुमने काम किया हमने पता किया है, सब ने यही कहा कि वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। थोड़ी और मेहनत करती तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। पुलिस ने लड़की की पहचान और उससे मिली ज्वेलरी की पहचान करने के लिए बुलाया था। उसका असली नाम पूजा महास्के है। बड़ी शातिर निकली, हम सबको कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना गई। सिर्फ हमें नहीं स्नेहा, कई और लोगों को भी। जो भी हो, लेकिन जब तक यहाँ थी बहुत अच्छे से काम करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पूजा की बहन जागृति को छोड़ दिया गया है क्योंकि उस पर कोई केस नहीं बन रहा था। पूजा को आईपीसी की धारा 381 यानी क्लर्क या नौकर द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चुराने के तहत और 419 यानी किसी और की आइडेंटिटी को अपनाकर किसी को धोखा देने के तहत अरेस्ट किया गया है। चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और पूजा अभी जमानत पर बाहर है। एक तरह से देखा जाए तो एक लड़की ने कितनी आसानी से कुछ फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी और की पहचान को अपना बनाया और उसके जरिए काम हासिल करती रही। और काम भी एक नर्स का, जो कि एक विशेषज्ञता वाला काम है और किसी की जान जोखिम में डाल सकता है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये ब्यूरो और प्लेसमेंट एजेंसीज, जिनका काम है कैंडिडेट के बारे में जांच करना, सब कुछ वेरीफाई करना। पर वेरिफिकेशन तो छोड़िए, कैंडिडेट बिना फोटो दिए ही काम किए जा रहे हैं। ये बात ही बहुत शॉकिंग है। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन किस पे इल्जाम लगाया जाए? शर्म बची कहाँ है? चारों तरफ हो रहे घोटालों और स्कैम्स में बेशर्मी का नंगा नाच ही तो हो रहा है। और उसके बावजूद ये नेता बिना शर्म का चेहरा लिए जनता के मसीहा बने फिरते हैं। हमारी व्यवस्था ने अब तक कभी भी जनता का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। और अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो सब लोग झूठे वादे किए जा रहे हैं कि अगले 5 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। किसी में भी शर्म बची कहाँ है? पूजा को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी कि अपराध करके बचा जा सकता है। जुर्म कभी फायदेमंद साबित नहीं होता। क्राइम नेवर पेज, और एक आम नागरिक के लिए तो कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। सच तो यह है कि पूजा एक होनहार जवान लड़की है। वो अपने नाम पर ही मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। उसे फर्जी पहचान अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो ये समझेगी और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी। ये उम्मीद और आशा ही आम लोगों की ताकत है, हम लोगों की ताकत। और यही ताकत हमें हमारे आसपास हर वक्त घट रही बेशर्मी और घटिया करतूतों से महफूज रखेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इस बात का रिकॉर्ड जरूर रखें कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज किसे और क्यों दे रहे हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।